Dear student, Assalamu alaikum. In the last topic, we discussed Gauss's law, which states that the electric flux through any closed Gaussian surface is equal to 1 by epsilon naught times the total amount of charge enclosed by that Gaussian surface. Today, we are going to discuss the applications of Gauss's law. आज के इस लेक्चर में हम Gauss's law के एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। ये जहन में रहे कि Gauss's law अप्लाई होता है क्लोज्ड सरफेसेस को। तो उसके लिए सबसे पहले हम एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एब्सेंस ऑफ चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, दो चीज़ें हैं, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एब्सेंस ऑफ चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है और चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर का लफ्ज़ मैं क्लियर करता हूँ, वो ज़ीरो होता है। नाउ कम वन बाय वन। पहला वाला क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन इनसाइड ए कंडक्टर इज ज़ीरो। In normal situation, when no voltage is applied, when no electric field is applied to a conductor, the electric field under steady state condition is zero. For that, आप देख लें इसकी consider conductors have large number of free electrons which move randomly in all directions. कंडक्टर्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बेतरतीब मोशन करते हैं, कोई लेफ़्ट को, कोई राइट को, कोई अप को, कोई डाउन को जाता है। अगर इफ़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट करता है तो फिर क्या होता है? द फ्री इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू द फील्ड। तो फिर जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है वो उसको क्या होना चाहिए? वो फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए, फील करना चाहिए अगर उसके अंदर कोई चार्ज मौजूद है। सो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन विल सिट अप इंटरनल। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है अपने करंट्स या अपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिवेलप करेगा। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल सिट अप इंटरनल करंट्स इनसाइड द कंडक्टर अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन टिल इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को एक डायरेक्शन में करेगा, कोई दूसरे में, कोई अप, कोई डाउन, कोई किसी एंगल पे करेगा, तो जो है ये इस्टेब्लिश करेगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? वो ज़ीरो हो जाएगी। सो द इंटरनल करंट क्या हो जाएगा? द इंटरनल करंट विल स्टॉप एंड हेंस द फोर्स विल बिकम ज़ीरो ऑन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। जब ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट्स होते हैं और ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाइड कर देते हैं, ज़ीरो कर लेते हैं। तो इसका क्या मतलब? 10 अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन no electric field intensity exist inside the conductor, meaning that net electric field intensity, I mean electric field intensity might be there but the sum of the electric field intensity is zero। तो इससे ये पता चल गया कि अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस तो किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती हैं? वो ज़ीरो होती हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है कि अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस द एक्सेस चार्ज ऑन इंसुलेटेड कंडक्टर रिजाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। देख, स्टेडी स्टेट कंडीशन में अगर आप किसी कंडक्टर को एक्सेस चार्ज दे दो, इंसुलेटेड कंडक्टर है यानी उसको बाहर से कोई चीज़ नहीं आ सकता, आपने उसमें इंसुलेटेड चार्ज उसको दे दिया, इंसुलेट कर दिया और चार्ज दे दिया,
तो वो एक्सेस चार्ज उस कंडक्टर पे क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो वो सरफेस पर ही रहेगा। दैट एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज विल स्टे एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे ही रहेगा, ये सर कंडक्टर के इनसाइड नहीं होगा। अब देखो इसको आप क्लियर कर दें, एक्सप्लेनेशन कर दें। कंसिडर एन इंसुलेटेड कंडक्टर कैरिंग अ चार्ज क्यों। एक इंसुलेटेड कंडक्टर है जो कि चार्ज क्यों को क्या करता है, यानी इस पे क्या है, गिवन अ पॉजिटिव चार्ज क्यों, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कर्सर दिखाई दे रहा है। ये देखो ये आर्बिट्ररी टाइप की सरफेस है, ये वाली नीचे वाली आर्बिट्ररी सरफेस है। ये क्या है, ये फ़र्ज़ करें आपके पास कोई कंडक्टर है, मेटल है, इस पे आपने इसको आपने इंसुलेट किया हुआ है और उस पर पॉजिटिव चार्ज जो है स्प्रिंकल किए हुए हैं, और ये पॉजिटिव चार्जेस अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं अनटिल इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, और ये चार्जेस फिर बाद में रेस्ट में आ जाते हैं। सो इसके लिए आपने क्या कर दिया, ये चार्ज, ये गार्जियन सरफेस है, ये हम क्या कर देते हैं कि हम कहते हैं कि ये चार्ज सिर्फ इस सरफेस पे रहेगा, अंदर कोई चार्ज नहीं पाया जाएगा, कंडक्टिंग सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं पाया जाएगा, अंदर कोई चार्ज नहीं पाया, ये सारा कंडक्टिंग सरफेस है। ये एक्सेस चार्ज जो आपने दी है वो सरफेस पे रिजाइड करता है। अब देखो, टेक अ गार्जियन सरफेस इस इनसाइड द इंसुलेटेड सरफेस शोन बाय द डॉटेड लाइन। ये देखो ये डॉटेड लाइन आपके पास दिखाई दे रहे हैं, ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है, ये आपने क्लोज्ड गार्जियन सरफेस ले लिया। ये क्लोज गार्जियन सरफेस अगर आप देखिए, ये चार्ज ऊपर है, क्लोज गार्जियन सरफेस अंदर है। अब उसी तरह जिस तरह आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्लोज सरफेस किया था, क्या किया था, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया, फिर हर एक पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, फिर उसको ऐड किया, और गाज़ेज़ लॉ के मुताबिक सम ऑफ ऑल फ्लक्सेस विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ज़रा आप इसको देख लें, देखो ये देखो, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डेल्टा ए यानी स्मॉल सेगमेंट इज़ इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज गार्जियन सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आपने क्या किया, अभी आपने ये ऊपर जो पढ़ा कि गार्जियन, ये जो मेटल के अंदर या कंडक्टिंग सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या होती है, ज़ीरो होती, क्या होती है, ज़ीरो। सो द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर इज़ ज़ीरो। तो ये देखो यहाँ पर अगर मैं इसको क्या कर दूँ, ज़ीरो बना दूँ, तो ये फैक्टर सारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो क्यों क्या आ जाएगा, क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज़ ज़ीरो। कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं पाया जाता, वो जो एक्सेस चार्ज जो आपने दिया है that will stay on the surface of the conductor, ये क्या करेगा, so thus charge inside Gaussian surface is zero। चूँकि Gaussian surface हमने अंदर ली हुई है और उसके अंदर कोई चार्ज भी नहीं है, hence excess charge lies on the outer surface of the conductor, lies on the outer surface of the conductor। ठीक, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कंडक्टर के बाहर पाया जाएगा, सरफेस पर ही पाया जाएगा। तो ये है आपके पास क्या, दो केसेस आपने डिस्कस की कि अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इंटीरियर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल इज़ ज़ीरो, एक तो ये। दूसरा ये कि अगर आप किसी कंडक्टर को क्या दे दें, एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज दे दें, तो वो एक्सेस चार्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही रहेगा, अंदर सा चार्ज कोई भी नहीं पाया जाएगा। फिर उसके लिए आपने एक क्लोज गार्जियन सरफेस ले लिया जो इनसाइड द कंडक्टर था। जब इनसाइड ऑफ कंडक्टर था तो वो गार्जियन सरफेस उस चार्ज से नीचे है, और आपने देखा कि इनसाइड ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होती है तो आप देखें आपके पास चार्ज इनसाइड द कंडक्टर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। सो ये दो केसेस बड़ी वाज़े हो गए कि किसी कंडक्टर के इनसाइड जो है वो चार्ज पाया नहीं जाता, एक्सेस चार्ज जो है वो बाहर
पड़ा होता है उसके सरफेस पर। Now come to the second application of Gauss's law, which is the electric field intensity E due to a charged conducting solid sphere, metallic solid sphere. For this, consider a metallic sphere of radius r is given a positive charge q. This positive charge will, due to electrostatic repulsion, will redistribute on the surface of the conducting sphere till electrostatic equilibrium is established. आपने सॉलिड मेटालिक स्फेयर को लिया और उस पे आपने पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल किया। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा कूलम रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से इवनली थ्रू आउट द कंडक्टिंग स्फेयर। अब डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस वक्त तक जब तक कि उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं आती। अब देखो पहला वाला केस, उसमें हम क्या लेते हैं, पहला केस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इंटीरियर ऑफ ए चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। ये चार्ज सॉलिड स्फीयर हैं, ये देखो ये इसका सरफेस है। हम कोई इंटीरियर पॉइंट इनसाइड द कोई भी पॉइंट आप ले ले सॉलिड के स्फीयर के अंदर, कोई भी हम इंटीरियर पॉइंट लेते हैं। ये देखो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने कोई इंटीरियर पॉइंट से ए ले लिया, क्या ले लिया, ए ले लिया। टू फाइंड ई एट एनी इंटीरियर से ए ऑफ अ स्फेरिकल चार्ज स्फेयर, क्या करो, कंस्ट्रक्ट अ क्लोज गॉसियन सरफेस with radius less than the radius of the sphere, यानी आर ए लेस देन आर, क्योंकि ये पॉइंट लाई कर रहे हैं इनसाइड द कंडक्टिंग स्फेयर। चूंकि ये पॉइंट ए ओपन है, गाउस लॉ हम उसको सिंपली अप्लाई नहीं कर सकते, गाउस लॉ की लिमिटेशन ये है। तो हमने इस पॉइंट ए के लिए एक इमेजिनरी क्लोज गॉसियन सरफेस को लेना है ताकि हम गाउस लॉ को अप्लाई कर सके। और ये क्लोज गॉसियन सरफेस अगर आप देख लें, ये जो वाइट डॉटेड लाइन है उसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, और उसका रेडियस आर ए के बराबर है और स्फेयर का रेडियस आर के बराबर है। तो ये आर ए लेस देन आर है, आर ए इज़ लेस देन आर है। तो हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्लोज सरफेसेस, पिछले टॉपिक में हमने किया था कि हमने सरफेस को छोटे छोटे पेजेस में ले लिया, फिर इंडिविजुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, फिर उसको सम अप किया तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया। तो उसी तरह सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस थ्रू दैट क्लोज गॉसियन सरफेस दैट इज enclosing point A will be equal to Q by epsilon naught according to Gauss's law, according to Gauss's law। अब देखो ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनक्लोज कर रहे हैं। अब आपको पता है चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सरफेस विच इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर ए, ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वो कांस्टेंट है बिकॉज चार्ज का आर जो है वो क्या है, वो सेम, यानी मतलब कि आर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी इफ इट एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट। देखो अब ज़रा देख लो, अब आपने ये पढ़ा है कि मेटल के अंदर चार्ज क्या होता है, वो नहीं होता। द चार्ज इनसाइड अ मेटल इज ज़ीरो, इंटीरियर ऑफ द मेटल। अभी उससे पहले जो हमने गाउस लॉ का जो एप्लीकेशन करवाए तो उसमें हमने कहा था कि देयर इज़ नो चार्ज इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर, इनसाइड अ कंडक्टर कोई चार्ज जो होता है वो एक्सिस्ट, वो सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो चार्ज क्या होता है, वो ज़ीरो हो गया। अब जब चार्ज ज़ीरो है तो क्या आ जाएगा, इज डिस्कस अबाउ, तो हमने ऊपर पहले डिस्कस किया था गॉसियन सरफेस इनक्लोजेज नो चार्ज। तो ये जो ई सिग्मा और ये हैं ये बराबर हो जाएगा क्या,
0 divided by epsilon naught which will give 0. तो E सिग्मा डेल्टा ए आई इज 0. अब आपको पता है कि चूंकि ये डेल्टा ए एरिया तो कभी 0 नहीं हो सकती, कांट बी 0, तो इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई तब होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो 0 है. तो इससे क्लियर हो गया कि electric field intensity at every point of a charge shell conducting charge sphere जो होती हैं वो क्या होती हैं, 0 होती हैं. लाइक आपने चार्ज कंडक्टर का पहले डिस्कस किया था, किसी भी शेप का हो तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हजूरी होती है और उसके अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा. अब दूसरा एप्लीकेशन ये, उसी को देखो, यही वाला स्फेयर लेते हैं, हम लेते हैं ई आउटसाइड अ चार्ज सॉलिड स्फेयर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब हम कोई पॉइंट लेते हैं, ये जो चार्ज स्फेयर था इससे अब हम बाहर लेते हैं, पहले अंदर लिया था तो उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे क्या है, 0 है. अब हम कोई पॉइंट बाहर लेते हैं, ज़रा देख लो उसको. ये जो आपने किया, ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है, ये हमने एक पॉइंट P ले लिया है जो कि इस कंडक्टिंग, ये जो पॉजिटिव चार्जेस इधर हैं तो इन चार्जेस को बेसिकली ये इनक्लोज कर रहे हैं. ये सरफेस आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो वाइट है ये चार्जेस को इनक्लोज नहीं कर रही थी. अब पॉइंट P है, पॉइंट P जो है हमने आउटसाइड ले लिया है. कहाँ आउटसाइड ले लिया है, कंडक्टिंग स्फेयर की. ये जो है ये कंडक्टिंग स्फेयर है और ये पॉइंट P. अब पॉइंट P को हम डायरेक्टली गाउस लॉ अप्लाई नहीं करते, हमने ये गाउसियन सरफेस ले लिया जो कि पॉइंट P को क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक डॉटेड लाइन. उसी तरह वो चीज़ अप्लाई करो जो आपने उसके लिए किया था, इंटीरियर के लिए किया था. बिल्कुल, कंसिडर एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट P आउटसाइड अ चार्ज स्फेयर ऑफ रेडियस r, ड्रा अ स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ऑफ रेडियस rp ग्रेटर देन r हो, ग्रेटर देन r हो, यानी बाहर कोई पॉइंट हो. सो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगेन जो आपने ऊपर किया बिल्कुल उसी तरह वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट. अब जो है ये जो गाउसियन सरफेस है उसका एरिया क्या है, 4 पाई r स्क्वायर P के बराबर होगा, क्योंकि पॉइंट P का जो रेडियस है वो rp है, ये एरिया हो गया. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये देखो, आप देखो तो अब आप देखो इसमें पुट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह कीमत लगा लो और ए की जगह उसका वो लगा दो. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपनी जगह पर है, E है, और एरिया की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी और Q बाई एप्सिलॉन नॉट गाउस लॉ वही वाली चीज़ है उसमें. तो अब अगर आप देखिए इसमें आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ जाएगा E इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर P. या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि E इज़ इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर P. अगर आपने देखा हो, हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टॉपिक में ये क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज, और उसी के लिए यही चीज़ आई थी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, Q बाई r स्क्वायर या Q बाई r स्क्वायर आई थी. यानी मतलब है कि ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू क्या है, ड्यू टू सोर्स चार्ज क्या है, एट अ पॉइंट है. तो इससे ये देखो, ये कूलम लॉ का दूसरा फॉर्म है. ये देखो, अगर मैं F बाई क्यू नाट कर दूँ, E को F बाई क्यू नाट कर लूँ तो F क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू नाट बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर P आ जाएगा, विच इज़ कूलम लॉ. सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द कूलम लॉ. ये क्या है, अनदर फॉर्म ऑफ द कूलम लॉ है, यानी गॉसेस लॉ इज अनदर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. अगर E को F बाई क्यू नाट कर लो तो आपके पास क्यू नाट इधर आ जाएगा, क्यू नाट बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर P आ जाएगा, और E की जगह यहाँ पर आपको F पेयर नज़र आएगा. तो ये कूलम लॉ है. अब देखो, इससे कंक्लूजन आप क्या निकाल लेते हैं, कंक्लूजन ये निकाल लेते हैं कि कोई भी स्फेयर, चार्ज स्फेयर हो, जो भी हो, उसके बाहर अगर आप एक पॉइंट ले लो तो वो चार्ज स्फेयर क्या करेगा, बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज. दैट विल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज फॉर अ पॉइंट आउटसाइड अ स्फेयर, फॉर अ पॉइंट आउटसाइड अ स्फेयर. यानी गाउसेस लॉ क्या है, ये हमने कह दिया कि अनदर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ है. फिर हमने क्या किया, इस रिजल्ट से क्या पता चला, अ चार्ज स्फेयर बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज फॉर अ पॉइंट आउटसाइड अ चार्ज
particle, outside a charged body, outside a charged sphere. नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड हालो स्फेयर या शेल, हालो शेल, हालो स्फेयर हो, पहले हमने सॉलिड ले लिया, उसमें आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट इनसाइड द सॉलिड कंडक्टिंग सॉलिड वाज ज़ीरो एंड आउटसाइड इट वाज नॉट ज़ीरो। और फिर हमने कहा कि एवरी स्फेयर विच इज़ चार्ज बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फेयर। अब बिल्कुल उसी तरह उसमें कोई और वो चीज़ नहीं है। ये देखो ये हालोस्फेयर हैं जो कि बिल्कुल ब्लैक है, दिस इज़ अ ब्लैक, द ब्लैक वन इज़ अ हालोस्फेयर, और उस पर हमने पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल किया हुआ है और ये देखो सरफेस पे रिजाइड कर रहे हैं। अंदर से ये बिल्कुल खाली हैं, जबकि ऊपर वाला क्या था, वो सॉलिड था, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसमें कोई भी बात नहीं है। हमने एक गार्जियन सरफेस ले लिया, उसी तरह अंदर ले लिया, एक गार्जियन सरफेस ले लिया, क्या बाहर ले लिया, बिल्कुल वही प्रोसेस अप्लाई करो। तो इसके लिए देखो कंसिडर अ हालो स्फेयर आर शेल ऑफ रेडियस आर इज़ गिवन अ चार्ज, उसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, उसी तरह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, वही बयान है, वही सब कुछ है। सो द अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू ऑन द शेल इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ कंडक्टिंग स्फेयर टू सेट अप इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये हो गया। अब टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हालो स्फेयर, हमने सबसे पहले क्या ले लिया, एक गार्जियन एक पॉइंट ले लिया इनसाइड द हालो स्फेयर ले लिया, जिसमें छोटा आर जो है वो लेस है कैपिटल आर से। कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ द हालो स्फेयर विद स्मॉल आर इज़ द रेडियस फ्रॉम वेयर द पॉइंट विच वी हैव कंसिडर्ड लाइज। ये है फ्रॉम द सेंटर, है सेंटर से लेकर यहाँ। अच्छा जी, हमने फिर उसी तरह वी नो दैट देयर इज़ नो चार्ज इनसाइड अ हालोस्फेयर, हालोस्फेयर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, आपने देखा। तो ये जो गार्जियन सरफेस है यहाँ पर कोई भी चार्ज को इनक्लोज नहीं कर रहा। ये देखो, ये आपने ले लिया, ये वाला है, ये ले लिया, कर्सर को देखते जाओ, इस यहाँ पर कोई चार्ज आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये गार्जियन सरफेस किसी चार्ज ही को इनक्लोज नहीं कर रहा। जब किसी चार्ज को इनक्लोज नहीं कर रहा तो नेचुरल बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ज़ीरो। और वही आपने जो किया था, आपने सम ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस इज़ इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, गाजेस लॉ आपने अप्लाई किया। चूँकि आपको पता है कि एरिया वो तो ज़ीरो हो नहीं सकती। ये देखो सॉरी, ये क्या हो गया, क्यू की जगह आपने ज़ीरो लगा दिया और एप्सिलॉन ये ज़ीरो आ गया, उसी तरह जिस तरह आपने ऊपर किया। अब क्या आ जाएगा, जब ये ज़ीरो हो गया तो क्या हो गया, आपके पास ये तो ज़ीरो हो नहीं सकती। तो इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो गया। जिस तरह आपने मेटालिक स्फेयर के लिए किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती हैं, सॉलिड स्फेयर के अंदर अगर कोई पॉइंट ले ले तो वहाँ पर ज़ीरो होती हैं, तो सेम अप्लाइज ओवर हेयर टू अ हालो कंडक्टिंग स्फेयर और स्फेरिकल शेल, ए स्फेरिकल शेल। उसी तरह अगर हम कोई पॉइंट बाहर ले लें, अगर पॉइंट यानी ये छोटा आर जो है अब बड़ा हो जाए कैपिटल आर से, तो सेम आर्गूमेंट जो हमने पहले की थी सॉलिड के लिए वही होगा, ये आ जाएगा ये, और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखो आपके पास चूँकि बाहर है ये पॉइंट, आउटसाइड हैं, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होगी। ये देखो अगर आप देख रहे हो तो ये सम ऑफ ऑल एरियाज़ ऑफ द surfaces closed Gaussian surfaces enclosing the charge now is 4 pi r square हो जाएगा। और ये स्फेयर किसका p पॉइंट जो आपने बाहर ले लिया है इसको इनक्लोज कर रहे हैं। तो ऊपर का जो इक्वेशन आपने किया, ये वाला इक्वेशन, इसमें ये इसकी जगह इसकी वैल्यूज़ डाल दो, क्योंकि स्फेयर का होल एरिया जो है वो 4 पाई r स्क्वायर के बराबर होता है मैथमेटिक्स के मुताबिक, और ये क्या आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू अगेन क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर आ जाएगा, या 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर, which again is similar, is analogous to the electric field intensity at a point due to point charge, at a point due to a point charge. So this result shows that charge sphere behaves like a point charge. ये भी बताते हैं। बस ये क्लियर बात हो गई कि कोई भी चार्ज स्फेयर हो, ख्वाह वो सॉलिड हो, ख्वाह वो हालो हो, किसी किस्म का भी हो, किसी किस्म का भी हो,
तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा किसी पॉइंट के लिए जो कि उससे बाहर हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ। नेक्स्ट एप्लीकेशन गाजेस लॉ का जो है वो क्या है? व्हाट इज़ द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द गाजेस लॉ? गाजेस लॉ का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आपके पास है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर हैविंग चार्ज इनसाइड इट। अब थोड़ा चेंज आ गया, ये हॉलो स्फीयर है, दिस इज़ अ हॉलो स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर है। चार्ज अब आपने इसके अंदर रख दिया है और उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। अब हम आते हैं इसके लिए, आप देखो, कंसिडर अ हॉलो चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस आर इनक्लोजिंग अ चार्ज प्लस क्यू एट इट्स सेंटर। सेंटर पे जो फिगर है वो बाद में हम आपको दिखा रहे हैं। सेंटर पे या दरमियान में किसी पॉइंट पे उसका पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है या हमने रख दिया है। अब देखो, द स्फीयर इज इंसुलेटेड सो दैट नो चार्ज ट्रांसफर टेक प्लेस थ्रू द सर्फेसेस। स्फीयर को इंसुलेट किया गया है ताकि सर्फेसेस की वजह से कोई चार्ज ट्रांसफ़र जो है वो ना हो। अब हम आते हैं, जब आपने पॉजिटिव चार्ज को सेंटर पे रखा, स्फीयर के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से जो स्फेरिकल शेल है उसके लोअर सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाएंगे। जो उसका अपर सरफेस है तो पॉजिटिव चार्जेस उधर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। जब भी कोई चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के करीब ले जाते हो तो उस न्यूट्रल बॉडी में चार्जेस क्या हो जाती हैं? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और चार्जेस फेसेस पे अपीयर हो जाती हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज को ले जाते हो तो उसकी तरफ नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, अगर नेगेटिव चार्ज को ले जाते हो तो पॉजिटिव चार्ज। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। तो जब भी स्फीयर के अंदर आपने क्या रख दिया? पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, तो हॉलो स्फीयर है चूंकि, तो स्फीयर के नीचे वाले पोर्शन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऊपर वाले पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, equal number of negative charges and positive charges will be appear on the faces of the sphere, upper face and lower face. On the lower face negative charges, on the upper face positive charges in equal amount, and that will be equal to the charge inside the sphere. अब हम आते हैं, to find the electric field intensity we draw three different Gaussian surfaces. थ्री Gaussian surfaces को हम क्या कर लेते हैं? वो ड्रा कर लेते हैं वन बाय वन, फिर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिस्कस करते हैं। थ्री Gaussian surface, एक Gaussian surface को हम इनसाइड द हॉलो स्फीयर लेते हैं, दूसरी Gaussian surface को जो थिकनेस है Gaussian surface का, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, बिल्कुल उसके दरमियान क्या कर लेते हैं? एक Gaussian सरफेस ले लेते हैं। तीसरा Gaussian सरफेस ऊपर ले लेते हैं, यानी क्या कर लेते हैं? उस स्फीयर से बाहर ले लेते हैं। क्लियर कर लूँ, पहला Gaussian सरफेस इनसाइड द स्फीयर, दूसरा Gaussian सरफेस थिकनेस के अंदर, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल दरमियान जो Gaussian सरफेस की थिकनेस है, सॉरी जो शिल की थिकनेस है, उसके दरमियान लेते हैं। तीसरी वाली हम लेते हैं बिल्कुल ऊपर, हॉलो स्फीयर से ऊपर या हॉलो शेल से ऊपर। द फर्स्ट Gaussian सरफेस जिसके लिए R1 क्या है? लेस देन R है, इनक्लोजेस प्लस क्यू चार्ज, so the electric field intensity across it will be similar to the electric field intensity due to point charges। बिल्कुल जो हमने पहले किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गाजेस लॉ को अभी अप्लाई किया था, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू हॉलो स्फीयर जिसमें कोई चार्ज नहीं था, तो उससे आपके पास क्या आया था? ये आया था। अब देखो, हमने ये वाले तीन सरफेसेस ले लिए, पहले मैं क्लियर कर दूँ। ये है अंदर वाली सरफेस Gaussian सरफेस,
डॉटेड उसमें है छोटी वाली। एक जो काली वाली के दरमियान बिल्कुल थिकनेस के दरमियान है, ये दूसरी गार्जियन सरफेस होगी, और एक जो है ये टॉप पे, ये तीसरी गार्जियन सरफेस। ये छोटी वाली गार्जियन सरफेस इस प्लस क्यू को इनक्लोज कर रहे हैं। इस प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, चूंकि इधर सिंक है, सिंक में टर्मिनेट होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करती हैं, तो इस गार्जियन सरफेस के एक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो नहीं होगा, बिल्कुल उसी तरह सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच सेगमेंट होगा, और वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। एंड दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल नॉट बी जीरो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग। सिंक उधर बाहर है तो बाहर पड़े, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो गुजर रहे हैं। सो इस छोटे वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। लेकिन अब आ जाए, ये नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अगर हम दरमियान में कोई गार्जियन सरफेस ले लें तो इधर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर पास नहीं करेगी, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव से जो निकलती है, इधर सिंक है तो सिंक में सारे टर्मिनेट हो जाएंगे, तो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी। तो अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक जो गार्जियन सरफेस इसके अंदर ले लिया है, गार्जियन सरफेस इसके अंदर ले लिया है, यानी थिकनेस के अंदर, ये थिकनेस है और ये टॉप और बॉटम, थिकनेस के टॉप और बॉटम के दरमियान कोई गार्जियन सरफेस लिए हैं, तो वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजरती, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज से जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके लिए आगे नेगेटिव चार्जेस है, सिंक है और उसमें टर्मिनेट करेगी और आगे नहीं जाएगी। तो दूसरी गार्जियन सरफेस की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी वजह से क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब अगर थर्ड गार्जियन सरफेस ये ले लो, थर्ड गार्जियन सरफेस आपके पास क्या है, थर्ड गार्जियन सरफेस आपके पास ये है। थर्ड गार्जियन सरफेस में क्या होगा, जो कि R2, इसको हमने R2 ले लिया है, ये सारा R2 है, R2 इज़ ग्रेटर देन R। तो थर्ड गार्जियन सरफेस बिल्कुल उसी तरह ये स्फेयर जो है ये क्या करेगा, ये बिहेव करेगा एज ए पॉइंट चार्ज, एज ए पॉइंट चार्ज, एज वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट केसेस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ। तो अब हम आते हैं, ये इनक्लोज करता है प्लस क्यू चार्ज को, आप देख रहे हैं, ये देखो ये टॉप पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, और ये गार्जियन सरफेस जो आपने ले लिया है एंड वाला, ये आखिरी वाला जो सबसे बड़ा वाला है डॉटेड फॉर्म में है, तो ये चार्जेस को क्या कर रहे हैं, ये इन चार्जेस को क्या कर रहे हैं, इनक्लोज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से गुजरती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, बट इट विल बी लाइक अ पॉइंट चार्ज जो आपने किया है ये होगी। सो E इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर होगा। सो जब भी किसी चार्ज हॉलो स्फेयर में आप चार्ज को रखते हैं, जब भी किसी हॉलो स्फेयर में आप चार्ज को अंदर रखते हैं, तो अगर आप गार्जियन सरफेस उसके अंदर एक ले लो, तो अंदर लेते हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होगी। लेकिन अगर थिकनेस जहाँ पर इंडक्शन होती है चार्जेस की, नेगेटिव और पॉजिटिव की, अगर आपने उनके दरमियान कोई गार्जियन सरफेस लिए हैं तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजरेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी। और अगर आपने उस शेल से या स्फेयर से बाहर कोई पॉइंट ले लिया है तो वो पॉइंट चार्ज की ज़्यादा ट्रीट करेगा और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई R2 स्क्वायर हो जाएगी। अब हम आते हैं कुछ डिफिनीशन कर लेते हैं बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, नाम से लीनियर चार्ज पर यूनिट लेंथ, हाउ मच चार्ज रिजाइड ऑन अ यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम आते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी नाम से ज़ाहिर हैं the charges reside per unit area, per unit surface is called surface charge density. The number of charges residing on a unit area of negligible thickness, area का मतलब है कि सरफेस है, इसका thickness negligible है ताकि वॉल्यूम ट्रीट ना हो, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होगा। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर कोई चीज़ थिकनेस हो तो हर तरफ उसमें क्या होगी, चार्ज होगी, थिकनेस पे भी चार्जेस पाए हैं, सरफेस पे भी चार्जेस मौजूद हो, तो फिर हम कहते हैं कि वॉल्यूम में चार्ज मौजूद हैं। सो द नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज
डेंसिटी। लेंथ पे हो तो लीनियर चार्ज होगी, एरिया पे हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, और अगर वॉल्यूम में चार्जेस हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। नाउ coming to the other application of Gauss's law, electric field intensity due to infinite sheet of charges. That infinite sheet may be positive, may be negative. And why do we take infinite sheet of charge? So that the electric field intensity remains constant at a point from the charge sheet, and electric field lines are evenly distributed, are of even density. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट को आज अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, कंसिडर इन इनफाइनाइट शीट ऑफ पॉजिटिव, अगर आप नेगेटिव में इंटरेस्टेड है तो नेगेटिव charges in which charges are distributed uniformly, meaning that the surface charge density remains the same. So the electric field intensity is constant throughout the sheet of the charges. If sigma is the surface charge density, जो हमने पहले वो कर दी, डिस्कस कर दी, तो फिर सिग्मा किसके बराबर है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए. दिस इज योर इक्वेशन 1. You see, this is a positive charge, this is a positive charge sheet, infinite positive charge sheet. Take any point P, ये देखो ये कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी पॉइंट P ले लो जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना होता है. Since point P is a single point, Gauss's law can't be applied to it. So we take any type of Gaussian closed surface. Here we take the closed Gaussian surface in the form of cylinder. You can take any other. You can take it in the form of cube. Everything is allowed. So that is not necessary that it should be a cylindrical Gaussian surface. So here I have taken a cylindrical Gaussian surface. You know that is a positive sheet. Electric field line represented by arrow are emerging out from it. Since it is a sheet, since it is a surface, thickness is not there. So here electric field lines are not there. Here electric field lines, only the electric field lines are emerging out from the surfaces. Thickness is negligible, so no electric field line here and there. So the electric field lines are emerging out from the positive charge, which we have discussed in the electric field lines topic. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, तो ये देखो और ये देखो, इस सिलेंडर के तीन सरफेसेस है. ज़रा देखो, ये एंड सरफेस 1 हो गया, इधर एंड सरफेस क्या हो गया 2 हो गया, और एक जो है ये क्या है, ये सरफेस है. कौन सा सरफेस है, ये जो है कर्व्ड सरफेस है. 3 सरफेसेस है. तो इन 3 सरफेसेस को हम क्या करेंगे, गासेस लॉ को अप्लाई करेंगे. ये आपने 1, ये 2 और ये क्या है, सरफेस 3 है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधा जा रही हैं, ये एरिया है, और प्लेन एरिया जो है उसका नॉर्मल क्या है, आउटवर्ड है. और इधर देखो इस एरिया का नॉर्मल क्या है, आउटवर्ड है. यानी हमने क्या कहा था कि प्लेन एरिया इज अ वेक्टर. ये कर्व है, तो कर्व पे किसी भी सेगमेंट के ले लो, तो देखो ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसका क्या है, परपेंडिकुलर है. तो कर्व्ड सरफेस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी. आओ हम देखते हैं कि क्या होता है. टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, कंसिडर एन इमेजिनरी सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस इनक्लोजिंग पॉइंट P. मैंने कहा सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस जो कि पॉइंट P को इनक्लोज करता है, अभी डिस्क्राइब कर दिया. The cylindrical surface has 3 surfaces, i.e. 2 end faces and 1 curved face. अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि 2 end faces होते हैं और एक जो होता है वो क्या होता है, कर्व्ड फेस होता है. ये देखो, अगर आप इस मार्कर को देखो, एक एंड फेस ये है, दूसरा एंड फेस ये है, और एक जो है ये कर्व्ड फेस है. तो 3 फेसेस हो गए इसके. अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू 1 फेस. ये देखो शीट इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आ रही है, और नॉर्मल का डायरेक्शन भी ये है. तो फर्स्ट सरफेस पे से गुजरता है, तो φ1 क्या होगा, E A cos 0 होगा.
तो ई ए आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल पास थ्रू दैट वन। अब अगर हम सेकंड वाले को ले लें, एंड फेस को ले लें, तो वो भी उसी तरह होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया पैरेलल है, तो ये ई ए आ जाएगा, उससे भी ई ए आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखो फाई 2 इज इक्वल टू ई ए, ये देखो अगर हम ये फाई 3 ले लेते, थर्ड वाला फेस है, ये देखो अगर ये थर्ड वाला वो ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, थर्ड फेस लेते हैं, तो थर्ड फेस जो है कर्ड, इसमें छोटा एरिया ले लो, तो इसका नॉर्मल ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो यूँ जा रही है, तो नॉर्मल ये है, और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यू, तो एंगल क्या है 90, एंगल क्या बन रही है 90 बन रही है। दिस इज़ द नॉर्मल, this is the electric field intensity, this is the normal to the curved surface, so this is 90। so third surface पे जो curved surface है, इस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजरेगी, तो फाई 3 क्या हो जाएगा, ई ए कास 90, और ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो द नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा तमाम सर्फेसेस पे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, यानी फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ये हो जाएगी आपके पास फाई 1 प्लस फाई 2 और प्लस क्या आ जाएगा फाई 3, तो तीनों पे हो जाएगा। तो इनमें एक में फर्स्ट में ई ए था, दूसरे में ई ए था, और तीसरे में 0 था, तो सारा फ्लक्स क्या आ गया 2 ई ए के बराबर आ गया। अब जनाब अगर आप देख लें, आपने गाउस लॉ में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, और आपको ये देखो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ये 2 ई ए के बराबर हो जाएगा, यानी इसमें हमने क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और 2 ई ए अपनी जगह पे, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और ये 2 ई ए आ जाएगा। तो इक्वेशन जो हमने ऊपर करवाए हैं आपको पहले, कि सिग्मा जो है वो क्यू बाई ए के बराबर है, सिग्मा क्यू बाई ए के बराबर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्यू क्या आ जाएगा सिग्मा ए आ जाएगा, क्यू क्या आ जाएगा सिग्मा ए, ये देखो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए आ जाएगा। तो क्यू की जगह ये देखिए क्यू है, इसकी जगह ये देखो ये क्यू है, इसकी जगह आपने क्या लगा दिया सिग्मा ए लगा दिया, और ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे, और ये 2 ई ए आ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टेड रेडियली, ये रेडियली आउटवर्ड है, तो उसके लिए हम रेडियल वेक्टर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वेक्टोरियली हम उसको लिखते हैं, तो आर यूनिट वेक्टर लगा लेते हैं विच इज़ रेडियल वेक्टर। तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो आपने किया, वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर आया। क्या अगर ये नेगेटिव शीट होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती, फिर इनवर्ड होती, और नॉर्मल का डायरेक्शन यू होता, तो दोनों के दरमियान एंगल क्या होती है 180 होती, तो उसकी वजह से जो आता, तो ये देखो उसकी वजह से ये देखो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता, -2 ई आता, उधर +2 ई आया था, इधर -2 ई आ जाएगा, तो सिग्मा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट -2 ई ए आ जाएगा, -2 ई ए आ जाएगा, तो ई इज इक्वल टू -1 बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और ई ए हो जाएगा नेगेटिव चार्ज की वजह से। करने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ है, बस सिर्फ आप नेगेटिव लगा दे फॉर नेगेटिव शीट, ई विल बी -सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर होगा। द नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टेड इनटू द नेगेटिव चार्ज शीट। अब देखो इस इक्वेशन से ये क्लियर पता चल गया कि electric field intensity is a direct function of surface charge density and inverse function of dielectric medium, and ये देखो direct function of surface charge density and inverse function of permittivity of dielectric medium, permittivity of dielectric medium, permittivity of dielectric medium, permittivity of inverse function of permittivity of dielectric medium है, किस चीज़ का है, dielectric medium का है। तो ये दो चीज़ें पे डिपेंड, इसका मतलब है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी तो और ये गॉसियन सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करता। इसी मैंने कहा था कि अगर ये गॉसियन सरफेस कोई आर्बिट्ररी हो या सिलेंड्रिकल हो या कोई और फॉर्म हो,
तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी अगर चार्ज की अमाउंट क्या रहे, सेम हो। अगर सेम चार्ज को क्या करता है, इनक्लोज करता है। सो E इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस। There are a lot of application of Gauss's law, but we are discussing a fewer. So according to your text, that is the last application of Gauss's law. So that is electric field intensity due to two oppositely charged infinite parallel sheet. Electric field intensity due to oppositely charged infinite parallel sheet. Infinite, we take infinite because electric field intensity at a point between them will be constant. For that, you consider two oppositely charged metal plates of infinite dimensions are placed closer to each other so that electric field intensity stays constant between the plates. We have done the previous application similar to that one, but here there are two charge plates. So the surface charge density of positively charged plate is plus Q by A, and that of negative charge is minus Q by A. Now come to that one. What does it says? This one, this is positive sheet, this is negative sheet. We take any point P over here between the two plates. We take any point P over here between the two plates. इन दो प्लेट्स के दरमियान कोई पॉइंट P हम ले लेते हैं, और आपको पता है कि P को डायरेक्टली हम गाजेस ला अप्लाई नहीं कर सकते। उसी तरह जिस तरह मैंने कहा, सिलेंडर ले लो, आप क्यूब ले लो, जो भी आपका दिल करता है वो ले लो। ये पॉइंट आपने ले लिया, इनसाइड द सिलेंडर ले लिया, ये क्लोज गार्जियन सरफेस आप इन द फॉर्म ऑफ अगेन आपने सिलेंड्रिकल ले लिया। अब थ्री फेसेस हैं, ज़रा आप उसको देखो। कंसिडर टू ऑपोजिटली चार्ज मेटालिक प्लेट्स ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन आर प्लेस्ड क्लोजर टू ईच अदर सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन देम इज़ यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट। अब द सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों के लिए क्या है, एक जैसी, एक के लिए प्लस क्यू ए बाई ए है, दूसरे के लिए माइनस क्यू बाई ए है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पॉइंट बिटवीन टू चार्जेस हमने मालूम करनी है, बिटवीन टू शीट्स हमने मालूम करनी है, तो वो क्या होगी, इट विल बी द कंबाइंड इफेक्ट बिकॉज ऑफ द टू, इट विल बी द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव शीट एंड नेगेटिव शीट। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, consider a point P between the plates at which electric field intensity is to be found. For this, we draw a closed Gaussian surface in the form of cylinder enclosing this point P. This point P. The cylinder has three surfaces, i.e. two end faces and two end faces हैं, and और उसके अलावा क्या हैं, एंड अ कर्ड फेस है, उसी तरह जिस तरह हमने पहले वाले केस में डिस्कस किया। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एंड फेस 1 इज 0। देखो जो टॉप वाला है इस पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजरेगा, क्योंकि इस पॉजिटिव को उस नेगेटिव ने एंगेज किया हुआ है। इधर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाए नहीं, बिकॉज ये आउट है, दैट इज लाइंग आउटसाइड हेयर। सो पॉजिटिव चार्जेस आर हेयर, negative charges are here, no electric field line will go there because positive are source, negative is sinks. So electric field line will come towards the negative plate rather than moving up. So electric flux through this surface 1 is 0. Electric flux through the curved surface is again 0. Electric field intensity through the curved surface, क्योंकि curved surface का हर एक पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो सीधा नीचे आ रहा है, लेकिन जो कर्ड पोर्शन है अगर उसके नॉर्मल ले लो तो वो नॉर्मल क्या है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में है, वो परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका ये है, इसका नॉर्मल ये है परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर, इधर भी तो कर्ड सरफेस का नॉर्मल परपेंडिकुलर है, तो कर्ड सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस 2 पे पास करेंगे, उसी तरह जिस तरह आपने पहले किया था। So the electric flux through the all surface, the electric flux through end face 1 is 0, as no electric field line passes through it. The electric flux through the curved surface 3 is 0, as E is perpendicular to A, जो अभी हमने describe किया। The electric flux through phase 2 is non-zero, वो non-zero है, as E is parallel to A।
चूँकि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एक प्लस प्लस था, एक जो है नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये आ रहे हैं और ये पॉइंट जो है सिलेंडर का इधर लाई कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें पास करेंगे। इधर कोई नहीं पास करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव, ये सिंक इधर है, तो लाइन इधर आएंगे, इधर पास नहीं करेंगे। ठीक, सो यहाँ पर क्या है, सरफेस 2 पे जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P is the sum of electric field intensity due to positive and negative sheet of charges. As we know from previous knowledge that electric field intensity due to positive infinite sheet charge plate is E is equal to क्या है, is equal to sigma by 2 epsilon naught n या sigma by 2 r हैं। तो E is directed towards point P है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, और इस पॉइंट P से फिर नीचे की तरफ है, यानी इधर से तो P की तरफ है, P से नीचे जाए तो उल्टा है। तो अब देखो, तो E नेगेटिव की वजह से क्या है, डायरेक्शन क्या है वो, यानी एक आ रहे हैं टुवर्ड्स P है, एक अवे फ्रॉम P है, तो इस सेंस में हम क्या लेते हैं, ये नेगेटिव हैं, अगरचे बाकी एक है, सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए तो ये क्या आ जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज की वजह से आपके पास क्या आता है, ये हमने पहले कराया हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से E प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन n है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से ये है। चूँकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन P की तरफ डायरेक्टेड है फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। यानी अगर जिस तरह एक बंदा धक्का दे रहा है और दूसरा खींच रहा है अपनी तरफ, ये वाली हालत यू कि बोथ विल सपोर्ट ईच अदर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ऐड करने से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट n आ जाएगा, यानी वहाँ पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा बाई n था। तो जब दो पॉजिटिव, जब अपोजिटली चार्ज प्लेट हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ जो है वो डबल हो गई, डबल हो गई कंपेयर टू अ सिंगल शीट, जो क्या आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इन द प्रीवियस एप्लीकेशन। तो E क्या आया, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट n ड्यू टू oppositely charged infinite sheet plates. So thus electric field intensity due to infinite plate is double of the electric field intensity due to individual charged infinite sheet. I was a little bit quicker, but my throat is not working. I am only doing for you people. मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों से दुआओं की अपील की जाती हैं। आप दुआ करें, चैनल को शेयर करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, और ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करे यूट्यूब, और अब कर रहे हैं बिकॉज़ इट्स गोइंग अहेड, वेल अहेड, एंड होपफुली आप जो है कमेंट्स भी दिया करो अच्छे अच्छे। कभी कभी मैं तेज़ हो जाता हूँ, आई नो, बट आई वांट टू प्रिपेयर यू फॉर एंटी टेस्ट आल्सो। एंटी टेस्ट के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ ताकि आपका माइंड का शार्पनेस क्विक हो जाए, क्योंकि 45 सेकंड में आपने एंटी टेस्ट का एक MCQ जो है वो सॉल्व करना होता है। सेकंड ईयर के लिए थोड़ा सा मैंने टेक्निक बदल दिया है, सेकंड ईयर में जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो तब मैं MCQs करूँगा। फर्स्ट ईयर में टॉपिक के बाद MCQs मैं करता रहा हूँ, आप देखते जाओ। ईटा में आपको हेल्पफुल होगी, सब कुछ हेल्पफुल होगा। दुआओं में याद रखो, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, बिकॉज दे लव यू मोर देन एनीथिंग। आप लोग उनका असासा हैं।